नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक सर आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विथ विशाल तारा में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि जो सीटेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का जो ओरिजिनल सेशन चल रहा है, जिसमें आपको 7 जुलाई 2024 का पेपर का एनालिसिस हो चुका है और 21 जनवरी 2024 का भी पेपर का एनालिसिस हो चुका है, जिसमें आज हम देखेंगे 7 फरवरी 2023 का पेपर। जो कौन सा क्लास होगा? क्लास आपका तीसरा क्लास होगा। और जो सीडीपी का सेक्शन है, यानी सीडीपी जो जूनियर में आता है, उसी को हम लोग देखेंगे। और आपका जो क्लास चलता है मंडे टू सैटरडे डेली आपको शाम 7 बजे अभिषेक सर के साथ। तो आइए अपने सेशन को शुरू करते हैं। यदि आपने हमारा पुराना वीडियो नहीं देखा है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर सीटेट प्रीवियस ईयर के प्लेलिस्ट में जाकर आप हमारे पुराने वीडियो को देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं एक एक क्वेश्चन को। जैसा कि दोस्त देख रहे हैं कि ये जो पेपर है, ओरिजिनल जो पेपर है, ये ऑनलाइन जो पेपर हुआ था उसका ये क्वेश्चन पेपर है। तो आइए देख लेते हैं इसको। पहला क्वेश्चन क्या दिया है? पहला क्वेश्चन आपका दिया है निम्नलिखित में से, पहला क्वेश्चन क्या बोला है? निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल का उदाहरण है? आप लोगों को मालूम होगा कि जो गत्यात्मक कौशल होते हैं, एक सूक्ष्म होता है और एक, आप लोगों को मालूम होगा, एक फाइन मोटर स्किल होता है और एक ग्रास मोटर स्किल होता है। क्या होता है? एक फाइन और एक ग्रॉस। यानी फाइन का मतलब क्या होता है? फाइन मतलब जो एकदम कम से एकदम पतली कह दीजिए, या किसी एक उंगली से आप उसको काम करते हैं तो उसे फाइन मोटर स्किल करते हैं। और जो ग्रास मोटर स्किल होता है, उसमें क्या होता है कि जिसमें हमारी पूरी बॉडी इन्वॉल्व होती है। क्या होती है? मेरी पूरी बॉडी क्या होती है? इन्वॉल्व होती है। उसे हम क्या बोलेंगे? ग्रॉस मोटर स्किल बोलते हैं। तो देखिए आपसे क्या पूछा है? सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल, सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल। तो इसमें क्या हो जाएगा? सड़क पर दौड़ना। इसमें पूरी बॉडी इन्वॉल्व होगी तो नहीं, ये नहीं होगा। दूसरा है नदी में तैरना, इसमें भी पूरी बॉडी इन्वॉल्व होगी, नहीं, ये भी नहीं होगा। फुटबॉल को लात मारना, इसमें भी आपकी पूरी बॉडी क्या होगी? इन्वॉल्व होगी। लेकिन अगर आप धागे में मोती पिरोते हैं तो उसमें क्या होता है? एक फाइन मोटर स्किल के कौशल के क्या आता है? अंतर्गत आता है। तो यानी कौन सा हो जाएगा सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल का उदाहरण? धागे में मोती पिरोना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो आपका क्वेश्चन दिया है, कह रहे कि विकास, क्या बोला है? विकास का शीर्षगामी सिद्धांत अनुदेशित करता है। क्या बोला है? विकास का शीर्षगामी सिद्धांत अनुदेशित करता है कि विकास कैसा विकास है। देखिए विकास भी दो प्रकार के होते हैं, एक सिफेलियोकॉर्डियल होता है और एक होता है प्रोक्सिमोडिस्टल। यानी एक होता है शीर्षगामी और एक होता है समीपस्थ। इसको एक ट्रिक से समझ जाते हैं कि जो सिफेलियोकॉर्डियल होता है, देखिए सी फैलियो जो कॉर्डियल होता है, यानी सी मतलब स, इसको एक इंडिकेट कर देंगे, सी से स हो गया। यानी स यानी पहले सिर आएगा। पहले क्या आएगा? सिर। यानी सिर से लेके पांव तक। यानी आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? सिर से लेके पांव तक आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, सिर से लेके पांव तक। और जो आपका प्रोक्सिमोडिस्टल होता है वो क्या होता है? बाएं से केंद्र की ओर होता है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, सिफेलियो कॉर्डियल का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो आपका क्वेश्चन दिया है, कह रहे कि बच्चों में, क्या बोला है? बच्चों में सामाजिकरण की, क्या बोला है? बच्चों में सामाजिकरण की प्राथमिक संस्था, क्या बोला है? बच्चों में सामाजिकरण की प्राथमिक संस्था है। कौन सी सामाजिक प्राथमिक संस्था है और द्वितीय संस्था कौन सी है? प्राथमिक संस्था कौन सी हो सकती है? देखिए ऑप्शन आपका कौन कौन सा दिया है? बोला है कि एकदम नज़दीकी आस पड़ोस, जनसाधारण माध्यम, दूसरा बोला है मुद्रित माध्यम, तीसरा ऑप्शन बोला है धार्मिक संगठन, तीसरा ऑप्शन बोला है विद्यालय परिवार होगा, चौथा ऑप्शन कानून समाचार पत्र होगा। तो देखिए आपका जो आपसे पूछा है कि प्राथमिक संस्था, तो आपका प्राथमिक संस्था कौन हो जाएगा? आपके जो आस पड़ोस वाले हैं वो हमारे प्राथमिक हो जाएंगे, यानी इन्वायरमेंट में आ जाएंगे। और दूसरा जो संस्था है जनसंचार माध्यम। तो यानी आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा? पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चौथा नंबर जो क्वेश्चन आपका दिया है, आइए इसको देख लेते हैं। चौथा आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि जीन पियाजे, जीन पियाजे से आपका क्वेश्चन, वाइगोत्स्की से क्वेश्चन और
कोहलबर्ग से क्वेश्चन आपको देखने को ही मिलेंगे, तो आप इसको ध्यान से देखिए। कह रहा है कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार किस अवस्था में बच्चों का चिंतन वैज्ञानिक हो जाता है। क्या पूछा आपसे? वैज्ञानिक चिंतन हो जाता है, यानी अनौपचारिक तरीके से क्या करते हैं, सोचने लगते हैं। तो यानी कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। कौन सी अवस्था हो जाएगी? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। क्या नाम है? जीन पियाजे के 4 सिद्धांत हैं। कौन कौन सी अवस्था है? एक होता है संवेदी पेशी अवस्था, गामी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तीसरा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और चौथा औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। अब आपको अगर पूरा वीडियो देखना है तो आपको इस वीडियो में आप कमेंट कर सकते हैं, तो हम इसको पूरा वीडियो को पूरा अच्छे से हम डिस्कस कर सकते हैं। अगला देखते हैं क्वेश्चन को। अगला जो हमारा क्वेश्चन बोला है कि जीन पियाजे ने, क्या बोला है कि जीन पियाजे ने अधिगम की प्रक्रिया में किसको सबसे ज़्यादा महत्व दिया है। देखिए अभी 2 क्वेश्चन आ गए ना जीन पियाजे से। अभी आपको क्वेश्चन क्या बोला है? जीन पियाजे ने अधिगम की प्रक्रिया में किसे ज़्यादा महत्व दिया है। पहला ऑप्शन दिया है जैविकीय परिपक्वता, दूसरा दिया है अध्यापक की व्यक्तित्व, तीसरा दिया है पुरस्कार दंड और चौथा दिया है निजी वाक। जो आपका निजी वाक है ये तो होगा नहीं, क्यों? क्योंकि ये किसका कथन है? निजी वाक जो है वाइगोत्स्की का है, लेकिन आपसे किसका पूछा है? जीन पियाजे का। तो कौन सा हो जाएगा? जीन पियाजे का। आपका पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। जीन पियाजे का कौन है? जैविक परिपक्वता। क्या बोला है? जैविक परिपक्वता हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो आपका क्वेश्चन है, छठा क्वेश्चन, कह रहे कि आर्यन, क्या बोला है? आर्यन अपने उत्तरदायित्वों को, क्या बोला है? आर्यन अपने उत्तरदायित्वों को पूरा करने के लिए अपने कार्यों को विद्यालय के संविधान के अनुसार निर्देशित करता है कि इस समय आर्यन नैतिक तार्किकता के स्तर पर है। यानी ये किसकी बात कर रहा है? कोहलबर्ग की। किसके अनुसार? कोहलबर्ग के अनुसार। किसके अनुसार? कोहलबर्ग के अनुसार बात की जा रही है कि क्या है। तो आइए इसको देखते हैं कि क्या कर रहे हैं कि आर्यन अपने उत्तरदायित्वों को पूरा करने के लिए अपने कार्यों को विद्यालय के संविधान के अनुसार क्या करता है? कार्य करता है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? दूसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? परंपरागत हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? परंपरागत अवस्था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो आपका क्वेश्चन दिया है 7वां नंबर, कह रहा है कि जब विद्यार्थी, क्या बोला है? जब विद्यार्थी किसी प्रश्न का हल खोजने में अटक जाते हैं तब उन्हें मदद देने का प्रभावी तरीका कौन सा है। यानी आप लोगों ने देखा होगा वाइगोत्स्की ने क्या दिया है? जेड। देखिए आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? क्या बोला है कि जब विद्यार्थी किसी प्रश्न को हल खोजने में अटक जाते हैं, यानी किसकी बात कर रहे हैं? वाइगोत्स्की साहब की बात की जा रही है, जिसमें वो क्या करते हैं, एक थोड़ा सा क्या दिया जाता है, हिंट दिया जाता है, या कहा जाए कि आंशिक रूप से क्या करना, हल या समाधान प्रस्तुत करना। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? तीसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। कौन सा? आंशिक रूप से हल या समाधान प्रस्तुत करना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका दिया है कौन सा? 8वां क्वेश्चन। 8वां क्वेश्चन कह रहे हैं कि विद्यार्थियों में, क्या बोला है कि विद्यार्थियों में संज्ञानात्मक विकास, क्या बोला है? विद्यार्थियों में संज्ञानात्मक विकास को सन्मुक्त करने के लिए लेव वाइगोत्स्की ने किसकी अनुशंसा की है। देखिए अभी लेव वाइगोत्स्की से 2 क्वेश्चन हो गए और पियाजे से भी क्या हो गए? 2 क्वेश्चन हो गए। तो आपका कौन सा हो जाएगा? विद्यार्थियों में संज्ञानात्मक विकास को समुन्नत करने के लिए लेव वाइगोत्स्की ने किसकी अनुशंसा की है? किसकी अनुशंसा की है? ऑप्शन देख लेते हैं। व्याख्यात्मक शिक्षण, दूसरा दिया है उद्दीपन प्रतिक्रिया अनुकूलन, तीसरा दिया निष्क्रिय अनुकरण और चौथा दिया है समर्थित अधिगम। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? चौथा आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा? समर्थित अधिगम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो आपका क्वेश्चन दिया है प्रगतिशील शिक्षा, क्या बोला है? प्रगतिशील शिक्षा। प्रगतिशील शिक्षा के बारे में आइए देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। पहला बोला है कि विद्यार्थियों को ज्ञान के सृजन में सक्रिय प्रतिभागी मानती है। बिल्कुल सही बात है। क्या बोलता है? प्रगतिशील शिक्षा विद्यार्थियों को ज्ञान के सृजन में सक्रिय प्रतिभागी मानती है। तो पहला आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला जो आपका क्वेश्चन बोला है कौन सा? 10वां क्वेश्चन। कौन सा? 10वां नंबर क्वेश्चन बोला है कि असीमा, क्या बोला है? आसीमा दूसरों की। अब देखिए आपसे
दो प्रकार के व्यक्तित्व बुद्धि होती है, एक अंतरा होता है और एक इंटरपर्सनल होता है। एक इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस होता है और एक अंतरा इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस होता है। जो इंट्रा होता है, क्या इंट्रा, ध्यान से देखिएगा, बस माइनर मिस्टेक है। इंट्रा में क्या होता है और इंटर में, आप लोग ध्यान देंगे कि इंटर मतलब इंटरपर्सनल मतलब खुद के बारे में बात की जाती है, लेकिन इसमें क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। जब आपको दूसरों की बात की जाती है तो इंटरपर्सनल हो जाएगा, और जब खुद की बात की जाए तो वहाँ पर इंट्रा पर्सनल हो जाएगा, इंट्रा पर्सनल हो जाएगा। तो आपसे किसकी बात की जा रही है, दूसरों की मनोदशा और अभिप्रेरणा के प्रति समझ बना लेने की उच्च स्तरीय योग्यता के कारण अपने मित्रों में बहुत लोकप्रिय है। हावर्ड गार्डनर, क्या बोला है, हावर्ड गार्डनर के अनुसार, किसके अनुसार, हावर्ड गार्डनर के अनुसार बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार असीमा किसका प्रयोग कर रही है, अंतर व्यक्तित्व का, किसका, अंतर व्यक्तित्व का। आइए इसका इंग्लिश में भी आपको मीनिंग देख लीजिए। देखिए आपका अभी हमने बताया ना कि जब दूसरों की बात की जाएगी तो क्या हो जाएगा, इंटरपर्सनल, किसकी हो जाएगी बात, इंटरपर्सनल, और जब खुद की बात की जाएगी तो वहीं पर क्या हो जाएगा, इंट्रा पर्सनल, क्या हो जाएगा, इंट्रा पर्सनल हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 11 नंबर। 11 नंबर आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। 11 नंबर आपका क्वेश्चन कह रहा है अभिकथन, क्या दिया है, अभिकथन दिया है कि अध्यापक, क्या बोला है, अध्यापक, अध्यापक को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में विद्यार्थियों के लिए परियोजना कार्य, समूह कार्य, चर्चाएं और वाद विवाद का शामिल करना चाहिए। बिल्कुल सही बात है भाई। अध्यापक को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान क्या करना चाहिए, परियोजना कार्य कराने चाहिए, समूह कार्य कराने चाहिए, चर्चाएं करानी चाहिए, एक दूसरे से वाद विवाद का मतलब ये नहीं कि लड़ाई झगड़ा, उसमें बच्चों में डिस्कशन कराने चाहिए। तो कौन सा ये आपका कथन क्या है, सही दिया है। अब तर्क देखते हैं क्या दिया है, कह रहे कि अधिगम विद्यार्थियों में सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भों से स्वतंत्र है। नहीं भाई, क्यों स्वतंत्र है, एक दूसरे से क्या है, डिपेंडेंट है। तो ये दूसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, तर्क क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, कथन ये सही है। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ये सही है लेकिन आर गलत है, ये सही है लेकिन आर गलत है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो आपका क्वेश्चन दिया है 12 नंबर, कौन सा दिया है, 12 नंबर, कह रहे कि लड़के, क्या बोला है, लड़के गणित में, क्या बोला है, लड़के गणित में अच्छे होते हैं और लड़कियां संगीत में और नृत्य में अच्छी होती हैं। ये तो रूढ़िवादिता की बात होने लगी। तो कह रहे कि इसमें से कौन सा कथन सही है, कह रहा है कि जेंडर रूढ़िवादिता, जेंडर समानता, जेंडर सामान्यता, जेंडर समतुल्यता। तो अभी आपको हमने बताया कि किसकी बात होने लगी, रूढ़िवादिता, यानी पुराने ज़माने में जैसे कहते थे कि नहीं, घर का काम औरतें करेंगी और बाहर का काम लड़कियां करेंगी, बाहर का काम लड़के करेंगे, सॉरी, बाहर का काम लड़के करेंगे और घर का काम लड़कियां करेंगी। तो इसमें आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, पहला वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। कौन सा, जेंडर रूढ़िवाद। अगला देखते हैं क्वेश्चन। अगला जो आपका क्वेश्चन दिया है, अगला क्वेश्चन दिया है कि विद्यार्थियों की, क्या बोला है, विद्यार्थियों की विविध प्रकार की अधिगम आवश्यकता को संबोधित करने के लिए अध्यापक को क्या नहीं करना चाहिए। आपसे क्या पूछ दिया, नेगेटिव, क्या पूछ दिया, नेगेटिव। तो आपको आंसर भी किस में देना होगा, नेगेटिव में ही देना होगा। तो आइए देखते हैं ऑप्शन क्या दिया है। कह रहे कि विषय वस्तु को विभिन्न तरीकों से प्रस्तुत करना चाहिए, बिल्कुल सही बात है, लेकिन आपसे नेगेटिव पूछा है। विद्यार्थियों में अधिगम और स्वनियमन कौशल को क्या करना चाहिए, विकसित करना चाहिए, ये भी बिल्कुल सही बात है, लेकिन आपसे नेगेटिव पूछा है। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं, ऑप्शन दिया है विद्यार्थियों की निपुणता उन्मुखी लक्ष्य बनाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, ये भी बिल्कुल सही बात है। आपको बच्चों को प्रोत्साहित करना है, लेकिन आपको नेगेटिव चीज़ देखना है। तो लास्ट ऑप्शन आपका बचा, तो लास्ट ही ऑप्शन होगा। आइए देख लेते हैं इसको। कह रहे कि विद्यार्थियों को उनके सामाजिक संदर्भों के आधार पर नामीकरण यानी लेबल और वर्गीकरण करना चाहिए। आपको सीटेट के अनुसार आपको कभी भी बच्चों में वर्गीकृत नहीं करना है। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा, चौथा सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन को आप लोग देखिए। 14 नंबर आपसे क्वेश्चन क्या कर रहा है, आइए इसको एक एक करके देखते हैं। कह रहा है क्वेश्चन कि गतिविधि, क्या बोला है, गतिविधि के दौरान अधिगम
गतिविधि के दौरान अधिगम अंतरों कमियों को समझने के लिए आकलन का प्रभावशाली तरीका कौन सा नहीं है। इसमें भी आपसे क्या पूछा है, नेगेटिव पूछा है। आपसे क्या पूछ दिया, इसमें भी नेगेटिव पूछ दिया। जब आपसे नेगेटिव पूछा है तो आपका जवाब भी कैसा होना चाहिए, नेगेटिव ही होना चाहिए। आइए इसको देखते हैं 14 नंबर का क्वेश्चन का आंसर। तो पहला क्या बोला है, मानकीकृत। मानकीकृत दे दिया तो बिल्कुल ही पहला ही ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि मानकीकृत तो होना ही नहीं चाहिए। आपसे नेगेटिव पूछा है तो नेगेटिव ही आंसर हो जाएगा, तो यानी इसका मतलब पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। दूसरा देख लेते हैं, रचनात्मक आकलन हो सकता है, सहपाठी आकलन भी हो सही है, स्व आकलन भी सही है, लेकिन मानकीकृत परीक्षणों पर आधारित आकलन ये बिल्कुल गलत है। तो आपसे नेगेटिव पूछा था, नेगेटिव आंसर ही चाहिए। अगला क्वेश्चन 15 नंबर देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, आइए इसको देख लेते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से, क्या बोला है, निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा प्रश्न है जो विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन को सन्मुक्त करता है। समालोचनात्मक चिंतन क्या होता है, जो बच्चों की थिंकिंग को क्या करता है, बढ़ावा देता है। यानी जैसे आपसे पूछ दिया जाए कि भारत की विशेषताओं के बारे में बताइए, तो उसमें बच्चे क्या करेंगे, अलग अलग प्रकार की विशेषताओं को क्या करेंगे, बताएंगे। लेकिन अगर उन्हीं बच्चों से पूछ दिया जाए कि 2 + 2 कितना होगा, यानी 2 में 2 ऐड करेंगे तो कितना होगा, तो एक ही आंसर आएगा सभी बच्चों का, यानी 4 ही आंसर आएगा। इसीलिए उनमें समालोचनात्मक चिंतन बढ़ावा देने के लिए उनको क्या करना चाहिए, ऐसे प्रश्न पूछने चाहिए जिसमें वो बच्चों की थिंकिंग का क्या हो, प्रयोग हो। तो आइए देखते हैं समालोचनात्मक चिंतन कौन सा है, ऑप्शन कौन कौन सा दिया है। पहला ऑप्शन आपसे दिया है कि 523 को 62 से गुणा करो। इसमें तो एक ही आंसर आएगा, ये होगा नहीं। दूसरा देखते हैं, दूसरा क्या दिया है, दूसरा कह रहे कि हरियाणा कब एक स्वतंत्र राज्य बना। इसका भी एक ही आंसर आएगा, लेकिन आपसे समालोचनात्मक चिंतन पूछा है तो ये भी नहीं होगा। अगला पूछा है, तीसरा ऑप्शन दिया है कि गंगा नदी का उद्गम स्थान कहाँ है। इसमें भी एक ही आंसर होगा, इसलिए ये भी नहीं होगा। और चौथा ऑप्शन आपसे बोला है कि आप अपने शहर में जल भराव की समस्या का समाधान कैसे करेंगे। तो इसमें बच्चे क्या होंगे, अलग अलग प्रकार से सोचेंगे और अलग अलग आंसर देंगे। तो यही क्या है, समालोचनात्मक चिंतन को क्या करता है, बढ़ावा देता है। तो यानी कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर चौथा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा, चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा जो दिया है 16 नंबर, कौन सा, 16 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि समावेशी शिक्षा, क्या बोला है, समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा का मतलब सभी बच्चों को एक साथ एक समान शिक्षा दी जाती है, उसे ही क्या बोलते हैं, समावेशी शिक्षा, जिसमें सभी प्रकार के बालक क्या होते हैं, शिक्षा ग्रहण करते हैं। तो आइए देखते हैं क्या दिया है समावेशी शिक्षा के बारे में। पहला कह रहा है कि निम्न सामाजिक आर्थिक स्तर वाले विद्यार्थी, यानी सभी विद्यार्थी आ जाएंगे, बिल्कुल सही बात है। अगला बोला है विविध जेंडर उन्मुखी विद्यार्थी, ये भी सही है, सभी विविध मतलब अलग अलग प्रकार के। और अगला बोला है विशिष्ट अधिगम अक्षमताओं वाले बालक, यानी विद्यार्थी, यानी इसमें स्पेशल वाले बच्चे भी आ जाएंगे, लेकिन सभी को क्या करना है, एक साथ हमको करना है, क्या करना है, सभी को एक साथ करना है। यही हमारा समावेशी शिक्षा का उद्देश्य है। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, पहला, दूसरा, तीसरा, यानी तीनों ऑप्शन सही हो जाएगा। यानी कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, चौथा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, जिसमें तीनों ऑप्शन क्या है, सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन दिया है 17 नंबर, आइए इसको देख लेते हैं एक बार। 17 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से, क्या बोला है, निम्नलिखित में से कौन सी विकलांगता सामाजिक संप्रेषण के क्षेत्र के लिए प्रत्यक्ष रूप से चुनौती देती है। क्या आपसे पूछा है कि विकलांगता जो है सामाजिक संप्रेषण को किस प्रकार से प्रत्यक्ष रूप से क्या देती है, चुनौती देती है। तो क्या ऑप्शन दिया है, पहला दिया है ऑप्शन स्वलीनता, यानी उसी को क्या बोलते हैं, ऑटिज्म, क्या बोलते हैं, ऑटिज्म बोलते हैं। अगला दिया है गुरंच वैकल्प, तीसरा दिया है लेखन वैकल्प, चौथा दिया है गतिशीलता बाध्यता। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, आपका ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, स्वालीनता ऑटिज्म, यानी स्वालीनता को ही क्या बोलते हैं, ऑटिज्म बोलते हैं। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं 18 नंबर, कौन सा, 18 नंबर, आइए इसको देख लेते हैं। 18 नंबर आपसे क्या बोला है, 18 नंबर आपसे क्वेश्चन बोला है कि ध्यान अवधान अति क्रियाशीलता विकार से जूझ रहे, यानी ADHD विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को संबोधित करने के लिए एक अध्यापक को क्या करना चाहिए। ऑप्शन दिया है भाई, कह रहा है कि ध्यान अवधान, यानी कुछ बच्चे होते हैं कि
जब टीचर पढ़ाते हैं तो उनका ध्यान क्या होता है, एकाग्र नहीं हो पाता है, कभी किसी तरफ भी ध्यान जाता है, कभी कहीं भी ध्यान जाता है, यानी उनका दिमाग क्या होता है, एकाग्र नहीं होता है, वो हरदम इधर उधर चंचल रहते हैं। तो उसको कह रहा है कि उसमें शिक्षक क्या कर सकते हैं। तो ऑप्शन दिया है भाई, ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन दिया है कि एक ही समय पर अनेक कार्य को करने के लिए देने चाहिए। नहीं भाई, इसकी बात तो की ही नहीं जा रही है। अगला देख लेते हैं। अगला बोला है कि परिवेश में विकर्षण को कम से कम करना चाहिए। अगला देख लेते हैं। ऐसे प्रदत्त कार्य देना जिसमें लंबी अवधि वाले ध्यान की जरूरत है। अगला दिया है, ऐसे कार्य देने चाहिए जिसमें सहपाठियों के निष्क्रिय रूप से सुनना हो। ये तो बिल्कुल गलत है, निष्क्रिय दे दिया। ऐसे प्रदत्त कार्य लंबी अवधि, ये भी बिल्कुल गलत बात है। एक ही समय पर अनेक कार्य देने चाहिए, नहीं, ये भी गलत बात है। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, दूसरा आपका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, यानी परिवेश में विकर्षण को कम से कम करना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 19 नंबर क्वेश्चन। आइए 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कौन सा सही है। 19 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, आइए इसको देख लेते हैं। कह रहे क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से, क्या बोला है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान गति विषयक विकलांगता वाले विद्यार्थियों के सफल समावेशन को सुनिश्चित करता है। तो आइए इसको देख लेते हैं। क्या बोला है, कह रहा है कि विकलांगता वाले विद्यार्थियों को सफल समावेशन सुनिश्चित करने के लिए कह रहा है कि ऑप्शन दिया है कि भवन तक पहुंच को आसान और सुगम्य बनाने के लिए रैंप और लिफ्ट का प्रयोग करें। दूसरा बोला बैठने की व्यवस्था में जल्दी जल्दी बदलाव करें। नहीं भाई, बैठने की व्यवस्था में क्यों जल्दी जल्दी बदलाव करें। अगला ऑप्शन दिया है भवन की ऊपरी मंजिल पर कक्षाओं का आयोजन करना है। नहीं भाई, जब वो विकलांग बच्चा है तो भवन को ऊंची मंजिल पर कक्षा नहीं करानी चाहिए। अगला बोला है कि ऐसी गतिविधियों को अभिकल्पित करना, डिज़ाइन करना जिसमें जल्दी जल्दी गतिशीलता की आवश्यकता हो। नहीं, जल्दी जल्दी गतिशीलता की आवश्यकता की बात ही नहीं की जा रही। तो कौन सा सही हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, यानी भवन तक पहुंचने को आसान सुगम्य बनाने के लिए रैंप और लिफ्ट का प्रयोग करना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन आपका क्या दिया है, आइए 20वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 20वां नंबर आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि मेधावी विद्यार्थियों की, क्या बोला है, मेधावी विद्यार्थियों की विशेषता क्या है। यानी आपसे क्या बोला है, कह रहे हैं कि नई अवधारणाओं को सीखने में अधिक समय लगाते हैं। नहीं भाई, जब आपसे बोल ही दिया कि मेधावी छात्र हैं, यानी गॉड गिफ्टेड हैं, प्रतिभाशाली छात्र हैं, तो इसमें अधिक समय नहीं लगाएंगे, कम समय में ज़्यादा क्या कर लेते हैं, गेन कर लेते हैं। तो ये नहीं, ये गलत बात की गई है। दूसरा ऑप्शन देखते हैं। कह रहे कि अधिगम के अस्थायित्व में कठिनाई का अनुभव करते हैं। नहीं, ये भी बात गलत है। तीसरा दिया है कि उप अवधारणाओं के मध्य संबंध को खोज नहीं पाते। नहीं, मेधावी छात्रों या प्रतिभाशाली छात्रों, वो क्या करते हैं, अवधारणाओं के मध्य क्या करते हैं, संबंधों को खोजने पाते हैं और खोजने की कोशिश करते हैं। अगला दिया है उच्च स्तरीय समस्या का समाधान करने का कौशल रखते हैं। बिल्कुल सही बात है, यानी आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी उच्च स्तरीय समस्या का क्या करते हैं, समाधान का कौशल रखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया है, 21 नंबर आपका क्वेश्चन क्या दिया है, आइए इसको देख लेते हैं। 21 नंबर आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से, क्या बोला है, निम्नलिखित में से कौन से लक्ष्य अभिविन्यास विद्यार्थियों को समझने के लिए सीखने हेतु अभिप्रेरित करते हैं। क्या बोला है आपसे, लक्ष्य अभिविन्यास, क्या बोला है, लक्ष्य अभिविन्यास विद्यार्थियों को समझने के लिए कौन से अभिप्रेरित करते हैं। पहला दिया है निपुणता, क्या बोला है, निपुणता उन्मुखी उपागम केंद्रित। दूसरा बोला है निपुणता उन्मुखी परिवर्जन केंद्रित। तीसरा ऑप्शन आपसे बोला है कि निष्पादन उन्मुखी उपागम केंद्रित। चौथा ऑप्शन आपसे बोला है कि निष्पादन उन्मुखी परिवर्जन केंद्रित। आइए इसको इंग्लिश वर्जन भी देख लेते हैं। कह रहे कि मास्टरी ओरिएंटेड अप्रोच फोकस। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, 21 नंबर का पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा, पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा, निपुणता उन्मुखी, कौन सा सही हो जाएगा, निपुणता उन्मुखी
उपागम केंद्रित, यानी पहला वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो आपका 22 नंबर क्वेश्चन दिया है, आइए 22 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से, क्या बोला है, निम्नलिखित में से कौन सा मिलान विशिष्ट संदर्भों में विद्यार्थियों द्वारा अनुभव की जाने वाली भावनाओं की संभावना का सही मिलान है। पहला देखिए, पहला ऑप्शन क्या बोला है, कुंठा। कुंठा क्या होता है, आइए देखिए क्या दिया है। कह रहे कि जब गतिविधि को कम महत्व दिया जाता है और विद्यार्थियों का अधिगम पर कम नियंत्रण होता है तो उसे कुंठा कहते हैं। आइए इसको अगला देखते हैं। चिंता क्या कह रहा है कि जब, क्या बोला है, जब सफलता, क्या बोला है, जब सफलता अपेक्षित होती है। तीसरा बोला है आनंद क्या होता है, जब सफलता नहीं मिलती। नहीं भाई, जब सफलता मिलेगी तब तो आनंद आएगा, ये तो बिल्कुल गलत बात बोली गई। कृतज्ञता क्या होती है, जब असफलता को इस प्रकार देखा जाता है कि उसका कारण कोई और व्यक्ति है। नहीं भाई, ये भी बात बिल्कुल गलत है। यानी आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, पहला वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। यानी क्या, कुंठा क्या होता है, जब गतिविधि को कम महत्व दिया जाता है और विद्यार्थियों का अधिगम कम नियंत्रण होता है। अगला देखते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, अगला आइए देखते हैं। 23 नंबर जो क्वेश्चन दिया है, 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि राजन, क्या बोला है कि राजन एक स्कूल अध्यापक अपने विद्यार्थियों में अधिक संज्ञानात्मक कौशल के विकास को सुसाधित करना चाहता है। ऐसा करने के लिए उसे क्या करना चाहिए, उसे ऐसा करने के लिए क्या करना चाहिए भाई। आइए इसको देखते हैं 23 नंबर क्वेश्चन को। कह रहा है कि विद्यार्थियों को उन चरणों को साझा करने के लिए कहना चाहिए जो उन्होंने दिए गए प्रश्न को हल करने के लिए प्रयुक्त किए गए हैं। ये बात बिल्कुल सही बोला है। अगला देखते हैं कंठस्थ तो बिल्कुल गलत हो जाएगा आपका। आइए आगे देख लेते हैं। कंठस्थ करने के लिए विषय सामग्री देनी चाहिए। नहीं भाई, विषय सामग्री याद तो नहीं करने देनी चाहिए। अगला क्वेश्चन दिया है, ऑप्शन दिया है विद्यार्थियों को केवल दे दिया तो ये सही गलत हो गया। चौथा ऑप्शन दिया विद्यार्थियों की प्रक्रियात्मक ज्ञान पर विमर्श चिंतन हेतु निरुत्साहित करना चाहिए। निरुत्साहित नहीं, प्रोत्साहित करना चाहिए। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा, पहला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो आपका क्वेश्चन दिया है, अगला क्वेश्चन कौन सा दिया है, 24 नंबर। आइए 24 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिया है। कह रहे हैं कि सामाजिक, क्या बोला है, सामाजिक रचनावादी, क्या बोला है, सामाजिक रचनावादी परिवेश क्या होता है भाई। आइए इसको देखते हैं। कह रहा है कि सामाजिक रचनावादी परिवेश डैश और डैश के द्वारा परिलक्षित होता है। किसके द्वारा परिलक्षित होता है, आइए इसको देखते हैं। कह रहे हैं कि पहला, बैठने की स्थिति स्थिर व्याख्या। दूसरा, मानकीकृत पाठ्यचर्या। क्या बोला है, मानकीकृत पाठ्यचर्या। ये तो बिल्कुल गलत है भाई, मानकीकृत पाठ्यचर्या नहीं। दूसरा ऑप्शन दिया है अध्यापक केंद्रित शिक्षण शास्त्रीय प्रविधियाँ। अध्यापक केंद्रित तो होना नहीं चाहिए, बाल केंद्रित हमारी जो शिक्षण शास्त्र है। और कंठस्थ करना तो है ही नहीं, उसको क्या करना है, समझ पर विकास करना है। तीसरा ऑप्शन दिया विद्यार्थी केंद्रित शिक्षण शास्त्रीय प्रविधियाँ ज्ञान सृजन हेतु अनुकूल परिवेश। बिल्कुल सही बात है। कौन सा सही हो जाएगा आपका ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। यानी विद्यार्थी केंद्रित शिक्षण शास्त्रीय प्रविधियाँ ज्ञान सृजन हेतु अनुकूल परिवेश हो। अगला आपका क्वेश्चन देखते हैं 25 नंबर जो आपका क्वेश्चन दिया है, आइए इसको देख लेते हैं। 25वां आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि शिक्षार्थियों की सक्रिय संलग्नता, क्या बोला है कि शिक्षार्थियों की सक्रिय संलग्नता ऐसी कक्षा संस्कृति की मांग करती है। किसकी मांग करती है भाई, आइए देखते हैं। जो डैश और डैश को समुन्नत करती है। क्या बोला है, समुन्नत करें। पहला क्या बोला है, 25वां नंबर क्वेश्चन क्या बोला, चिज्ञान के पुनरुत्पादन के लिए। दूसरा ऑप्शन दिया जानकारी के मात्र प्रत्यास्मरण करने के लिए। तीसरा ऑप्शन दिया विमर्श चिंतन के लिए। चौथा ऑप्शन दिया है चर्चा के लिए। तो आपका कौन सा सही हो जाएगा, तीसरा और चौथा। कौन सा सही हो जाएगा, तीसरा और चौथा, यानी चौथा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 28 नंबर आपका क्वेश्चन क्या दिया है, कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन अधिगम को सकारात्मक रूप से
प्रभावित करते हैं? पहला ऑप्शन दिया है विद्यार्थियों में पारस्परिकता को बोध। दूसरा ऑप्शन दिया है परीक्षा आधारित शिक्षण शास्त्रीय प्रविधियाँ। तीसरा ऑप्शन दिया है अवमानित करने के अनुभव। और चौथा ऑप्शन दिया है संसाधन समृद्ध कक्षाएं। तो कौन सा सही हो जाएगा, आइए इसको देखते हैं। यानी आपका कौन सा सही हो जाएगा, पहला ऑप्शन और चौथा ऑप्शन। क्या बोला है, विद्यार्थियों में पारस्परिकता का बोध होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। और तीसरा क्या बोला है, चौथा क्या बोला है, संसाधन समृद्ध कक्षाएं परिवेश होनी चाहिए। यानी आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, चौथा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। यानी पहला और चौथा आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं जो आपका 29 नंबर क्वेश्चन है। आइए इसको एक बार देख लेते हैं। 29 नंबर आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है, 29 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है कि अध्यापक को विद्यार्थियों द्वारा, क्या बोला है, अध्यापक को विद्यार्थियों द्वारा बार बार की गई त्रुटियों के प्रति किस तरह का व्यवहार करना चाहिए, किस तरह का व्यवहार करना चाहिए। आइए इसको देख लेते हैं। कह रहे हैं कि बिना किसी टिप्पणी के सही उत्तर बताना चाहिए। नहीं भाई, अगर डायरेक्ट उसे उत्तर बता देंगे तो कुछ भी उसको समझ में नहीं आएगा। अगला ऑप्शन दिया है कि त्रुटियों का नितांत रूप से विश्लेषण करना चाहिए और तदनुसार मदद करनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है। पहले उसके बारे में समझेंगे कि उसने त्रुटियां क्यों की है और कहाँ की है, तब जाके उसका क्या करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे। चौथा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन क्या दिया, सीधे सपाट तरीके से अंक क्या करेंगे, काट लेंगे। नहीं भाई, अंक नहीं काटेंगे, उसको समझाएंगे। चौथा ऑप्शन क्या बोला है, नकारात्मक पुनर्बलन द्वारा त्रुटियों को हटाने का प्रयास करेंगे। नहीं, ये भी बात गलत है। आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, आपका ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। कौन सा, दूसरा सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए अगला हमारा जो क्वेश्चन है और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, यानी 30वां क्वेश्चन है। आइए इसको देख लेते हैं। जो 30वां नंबर क्वेश्चन है, आइए इसमें क्या कह रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा विद्यार्थियों में समस्या समाधान कौशल का संवर्धन किया जा सकता है। किसमें किया जा सकता है भाई, पहला ऑप्शन दिया है कार्यात्मक स्थिरता, दूसरा दिया है अभिसारी चिंतन, तीसरा दिया है प्रतिक्रिया समुच्चयन और चौथा दिया है खोजबीन अन्वेषण का प्रयोग। आपसे क्या बोला है, समस्या समाधान कौशल, किसकी बात की जा रही है, समस्या समाधान कौशल की बात की जा रही है। तो समस्या समाधान जब कौशल की बात की जा रही है तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, खोजबीन पर आधारित जो प्रयोग होते हैं वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर सही हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये समस्या समाधान को क्या करता है, संवर्धन करता है, यानी बढ़ावा देता है। आइए अगला देखते हैं और इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन। और आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। यदि आपने पिछला वीडियो आप हमारा नहीं देखा है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।